नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। मतलब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, एक नया स्वतंत्र देश बना था, तो उसके सामने 3 प्रमुख क्या क्या चुनौतियां थी बच्चों, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, पहली और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि देश को एकता के सूत्र में बांध करके किस प्रकार से रखा जाए, क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का देश है बच्चों। और उसी समय क्या हुआ था, धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान आपका एक नया देश बना था, तो इस प्रकार से अगर कोई और देश बनता तो कई प्रकार के देश बन जाते, ठीक है। तो उसको एकता के सूत्र में किस प्रकार के बांध करके रखना है, ये प्रमुख चुनौतियां थी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती देश की एकता के सूत्र में बांध करके रखने की थी, जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग विद्यमान थे। और देखिए दूसरी बड़ी चुनौती थी भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि देश की आजादी के पहले आपका क्या था बच्चों, राजतंत्र था। हमारा देश था कई देशी रियासतों में बटा हुआ था, तो लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से किया जाए, संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, यह दूसरी बड़ी चुनौतियां था। उसके बाद देखिए तीसरी बड़ी चुनौतियां थी देशी रियासतों का विलय। मतलब जो हमारा लगभग कितना देश रियासतों में बटा हुआ था, लगभग 565 रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था बच्चों। तो उसको एक साथ कैसे मिला जाए और एक देश का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, ये प्रमुख चुनौतियां थी, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन की भी चुनौतियां थी, ठीक है, कि किस प्रकार से राज्य का पुनर्गठन किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए, कि धर्म के आधार पर किया जाए, कि संस्कृति के आधार पर किया जाए, कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाए। ये आपकी प्रमुख चुनौतियां थी। 3 यहाँ पे 5-6 मैंने आपको बता दिया, कोई भी 2, 1 या तो 3 लिख दीजिएगा, जिस प्रकार से आपको लिखना का रहेगा। 2 नंबर का आएगा तो 2 लिखिएगा, 3 नंबर का आएगा तो 3 लिखिएगा, ठीक है। 5 नंबर का आएगा तो 5 यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देश का पहला आम चुनाव कब हुआ। प्रथम आम चुनाव से लेकर 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। आम चुनाव का मतलब है बच्चों लोकसभा का चुनाव। तो पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था, और 1952 से लेकर के 1967 तक भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विकास के 2 मॉडल कौन से हैं, भारत ने किस मॉडल को अपनाया। तो विकास के 2 मॉडल कौन से बच्चों, पहला आपका उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा आपका समाजवादी विकास मॉडल, ठीक है। इन दोनों मॉडल को भारत ने अपनाया था, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसे लोक कल्याणकारी मॉडल को कहा जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला और चौथा प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तथा किन 2 चुनौतियों से लड़ने के लिए यह नारा दिया गया था। तो यह नारा किसने दिया था बच्चों, आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और 2 समस्या क्या क्या थी, पहला था जो पाकिस्तान से उस समय युद्ध हो रहा था, और उसी समय क्या हुआ था बच्चों, आपकी अकाल पड़ गया था, इस वजह से यह नारा दिया गया था, जय जवान और जय किसान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, पाकिस्तान से युद्ध और 60 के दशक में अकाल एवं खाद्यान्न की समस्या जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए यह नारा दिया गया था। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया तथा यह किस वर्ष लागू किया था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था, और यह 1975 में लागू किया गया था बच्चों। देखिए आपातकाल आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है, क्लियर है आप लोग। देखिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से प्रकार का आपातकाल होता है। एक जो आपका वित्तीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 360 में, जो अभी तक आपका एक बार ही प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है बच्चों। एक होता अशांति के आधार पर आपका देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल, फिर एक होता है युद्ध की स्थिति में आपातकाल, ठीक है। तो तीनों आपातकाल तो मैंने बता दिया, कमेंट नहीं कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों। आंध्र प्रदेश के एक गांव दुबरगंटा में हुई ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों का वर्णन करें। तो देखिए बच्चों मंडल आयोग की पहली सिफारिश क्या थी, अन्य पिछड़ी जातियों यानी कि ओबीसी को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की बात, जो कि अभी झारखंड में नहीं दिया गया है, उसी के बगैर ही पंचायत चुनाव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या था, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित वैज्ञानिक तकनीक एवं व्यवसायिक संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण निश्चित किया जाए, ठीक है।
तो यही मतलब मंडल आयोग किस लिए बना था? ओबीसी के लिए ही बना था, उसको हक दिलाने के लिए ही यह आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो 27% आरक्षण का बात किया था इन्होंने। क्लियर है? सरकारी सेवा में और व्यावसायिक संस्थाओं में। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे मॉडल पेपर के जैसा ही मैंने आपको 7 प्रश्न 2 मार्क्स का बताया बच्चों। अब हम लोग 3 मार्क्स के 7 प्रश्न को देखेंगे और अंतिम में 5 मार्क्स के 5 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है बच्चों? ओ क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये 3 मार्क्स का आपका प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे बच्चों। देश का पहला गृह मंत्री था। इन्होंने 565 जो आपके देसी रियासत थे लगभग 565 था। ठीक है, तो उसको मिलाने का प्रयास किया। इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क इसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैं देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने यानी कि देसी रियासत जो थे उसको शामिल करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वाधीनता से पहले भारत को 2 भागों में ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों में बांटा गया। इन रियासतों की कुल संख्या 560 था। ठीक है, कहीं कहीं आपको 560 से अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 565 के आसपास था, लेकिन एग्जैक्ट डेटा कहीं पे अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए, और इन राजाओं और नवाबों का शासन था। यहाँ पर राजाओं और नवाबों का शासन था बच्चों। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इन राज्यों में कई तरह की भिन्नताएं मौजूद थी। यदि इनमें से अधिकांश रजवाड़े अपने अपने शासकों को स्वतंत्र घोषित कर देते तो भारत की एकता और अखंडता को तीव्र आघात पहुंचता और भारतीयों की राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ता। मतलब देखिए, आपका हैदराबाद का निजाम था, जम्मू कश्मीर का था बच्चों, वो क्या करते थे, अपना अलग देश बनाना चाहते और स्वतंत्र अपना एक देश बनाना चाहते थे बच्चों। तो ऐसा करते तो भारत अभी यहाँ से, अगर हमने यहाँ से बिहार से झारखंड जाते हैं ना, मतलब झारखंड से बिहार जाते हैं ना, तो तुरंत वीजा लेना पड़ता। ठीक है, यूपी जाते वीजा लेना पड़ता। अगर सब देश बन जाए, कितना कितना 560 देश, समझ लो बात को, एक देश है सो इतना मतलब हालत खराब है, 560 देश बन जाता है तो तुरंत वीजा लेना, बहुत स्थिति खराब हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको मिलाने का इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और इसी की वजह से मिलाया गया। ठीक है, पटेल की चतुराई एवं कूटनीति के भारत को अनेक टुकड़ों में विभक्त होने से बचा लिया। सरदार पटेल ने विले पत्रों के माध्यम से देसी रजवाड़ों के साथ समझौते किए कि क्या क्या आपको देंगे, उसके साथ समझौते किए और उसको भारत में मिलाया बच्चों। उसके बाद देखिए, आपका 9वां प्रश्न है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक चरित्र को खराब असर हुआ? तो देखिए बच्चों, एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक के चरित्र पर खराब असर नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक तरीकों से के अनुसार हुआ था। देखिए, अभी आप लोग सुनते होंगे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस वाले 70 साल से राज कर रहे, तो इसका मतलब हुआ एकल पार्टी हुआ ना, एक ही पार्टी राज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से चीन में एकल पार्टी है बच्चों, वहां पे चुनाव होता ही नहीं, एक ही पार्टी मतलब होता है, लेकिन एक ही पार्टी खड़ा होता है, दूसरा पार्टी खड़ा ही नहीं, तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे चुनाव होता है, कई पार्टियां खड़ा होती थी, लेकिन कांग्रेस जी ज्यादा था, वो अलग बात है यार। अब तो बीजेपी जीत रही ना, तो इससे कोई भी चरित्र खराब नहीं हुआ था। देखिए, कांग्रेस के अतिरिक्त अनेक राजनीतिक दलों ने मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव में भाग लिया। वही मैंने आपको बताया, सत्ता प्राप्ति के संघर्षों में कांग्रेस अन्य दलों को पराजित करके सफल हुई थी, मतलब हरा देता था। ठीक है, इसके विपरीत अन्य देश जैसे चीन, आपका अभी एग्जांपल दिए, क्यूबा आदि संविधान द्वारा एक ही दल के शासन की अनुमति दी गई। वहां पे आपको देख सकते हैं चीन में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। शी जिनपिंग जो वहां का राष्ट्रपति बच्चों कहीं से बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहीं से बनते हैं बेचारा वहां। ठीक है, तो वहां को लोकतांत्रिक नहीं कर सकते हम लोग। हमारा देश एकदम विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यार, गर्व करो, गर्व। ठीक है ना, गर्व करते हो ना, हम भी गर्व करते हैं यार। देखिए, चलिए आते हैं आप क्वेश्चन पर, इसको पढ़ते हैं। जबकि म्यांमार, बेलारूस आदि एक दल का प्रभुत्व कानून सैन्य उपायों द्वारा स्थापित है, अतः भारत में एक दल के प्रभुत्व की परिस्थितियां इन देशों से भिन्न थी और इससे यहां लोकतांत्रिक चरित्र पर कोई भी हानि नहीं पहुंची। ठीक है बच्चों, देखिए आपका बेलारूस का एग्जांपल दिया, ठीक है, म्यांमार का एग्जांपल दिया, चीन का दिया, क्यूबा का दिया। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल आप लोग वहां पे लिखिएगा बच्चों, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, आदत चलेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय विकल्प के रूप में किसी मौजूद राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी के प्रभुत्व का प्रमुख कारण था। मतलब कोई मतलब विपक्ष के रूप में वहां पे कोई भी उतना, मतलब देखिए कांग्रेस का 1885 में ही स्थापना हुआ था, उसके बाद कोई खास पार्टी नहीं था। मुस्लिम लीग था, तो मुस्लिम लीग कहां चल गया, पाकिस्तान चल गया, तो उसके बाद कोई खास पार्टी नहीं बचा था उस तरह से मौजूद पार्टी, जिस प्रकार से अभी बीजेपी बचा है बच्चों, अन्य पार्टियां बची है। ठीक है, इस वजह से कांग्रेस बार बार जीत जाता था। उसके बाद देखिए, कांग्रेस की स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी, सुसंगठित दल तथा अव्वल एवं इकलौते दल होने के कारण लाभ मिलने से इसका प्रभुत्व स्थापित हुआ। मतलब एक पार्टी था, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अच्छे खासे काम किए थे, आजादी इसके कारण लगभग मिला था। ठीक है, इस वजह से यह पार्टी बार बार जीत जाती थी। ठीक है, क्लियर है। तो इस पर जो क्वेश्चन था आपका कि एकल पार्टी का प्रभुत्व प्रणाली का भारत की राजनीतिक लोकतांत्रिक का चरित्र पर खराब
खराब असर हुआ तो ऐसा कुछ असर नहीं पड़ा था खराब असर, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाते थे बच्चों। उसके बाद देखिए नियोजित विकास का क्या अर्थ है, तो देखिए बच्चों जनमत आकांक्षा के तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रख करके भविष्य के विकास की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करना की प्रक्रिया को ही नियोजित विकास कहते हैं। इसके लिए सरकार भविष्य की योजनाएं बनाती है और उसका सुचारू रूप से क्रियान्वित करती है। देखिए अभी योजना नहीं बनता, बजट एक तरह से भविष्य की योजना बनता है ना, पंचवर्षीय योजना चलता था बच्चों, ठीक है, उसी को नियोजित विकास का अर्थ कर सकते हैं कि इतना विकास हम लोग करेंगे, इस 5 वर्ष में हम लोग इस पर ज्यादा बल देंगे। पंचवर्षीय योजना टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलता था, ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना नहीं रहा, अब नीति आयोग उसकी जगह पर आ गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, पहले आपका था योजना आयोग, अब आ गया है नीति आयोग, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया 2014 में। अभी मात्र 12 पंचवर्षीय योजना चला, अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए इसमें और आगे लिखा हुआ है, देखिए आर्थिक विकास के साथ साथ वंचित समूहों के हितों का भी ध्यान रखा जाए, बजट का निर्धारण किया जाए, निर्धारण आदि नियोजन के साधन में, वही बताएं बजट का निर्धारण। भारत में इसके लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। अभी इसे निरस्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, जो नियोजित विकास के लिए कार्य करती है, ठीक है, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग आ गया। 2014 में योजना आयोग को रद्द करके नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए जनमत को ध्यान में रख करके केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास से जुड़ी नीतियां एवं कार्यक्रम जो नियोजित ढंग से सरकार द्वारा बनाए जाए, चलाए एवं नियंत्रित किए जाए, नियोजित विकास की राजनीति कहलाती है। तो क्या होती है नियोजित विकास की राजनीति? ये मैंने आपको अर्थ ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए 11वां और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आई का स्क्वायर लगा लो यार, ठीक है। देखिए बच्चों गरीबी हटाओ की राजनीति की व्याख्या करें। जो आपका पंचवर्षीय परियोजना था वहां पे दिया गया था इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ की नारा, तो उसकी यहाँ पे व्याख्या करना है। यही प्रश्न को आपसे घुमा करके पूछेगा कि भारतीय राजनीति में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया तथा इसके क्या परिणाम हुए। तो किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इसका क्या परिणाम हुआ, इसकी राजनीतिक व्याख्या आपको करनी है। तो देखिए बच्चों गरीबी हटाओ की राजनीति का प्रभावपूर्ण जो पर्दा भर था आपका कौन था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1971 ईस्वी के चुनाव में किया था। इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने की मदद की। इस नारे ने कांग्रेस पार्टी की भारी विजय दिलाई कि गरीबी हटा देंगे, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटा। फरवरी 1971 में आप चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने चुनाव में सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा की परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति और प्रीविपर्स की समाप्ति पर बल दिया। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा प्रीविपर्स को समाप्त किया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने ही किया था, ठीक है। देखिए गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस पार्टी ने वंचित वर्गों खास करके भूमिहीन किसान, जिसके पास भूमि नहीं रहता, ठीक है, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों के मध्य अपने समर्थन का आधार बनाने का प्रयत्न किया। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना। राज्य का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया। निजी क्षेत्र में केवल नाम का, निजी क्षेत्र मतलब नाम करा गया था, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र वहां पे लाया। लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर से निजी क्षेत्र आ रहा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, सारा कंपनी को बेच करके फिर से निजी हाथों में उसे सौंप रहे। बच्चों क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है। देखिए लेकिन वास्तव में गरीबी हटाओ का चुनाव के लिए एकमात्र नारा रह गया। देश की गरीबी की दशा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, आज भी आपका गरीबी बना हुआ है बच्चों, लेकिन कुछ हद तक गरीबी अभी भी कम हुआ है, ठीक है। देखिए 12वां प्रश्न है आपका वही कि 1974 में बिहार आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बिहार आंदोलन क्या है उसके बारे में वो आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। देखिए सन 1974 ईस्वी के मार्च माह में बढ़ती कीमतों, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। कब छेड़ा था और किसने छेड़ा था? बिहार के छात्राओं ने छेड़ा था। किस लिए छेड़ा था? कीमत की बढ़ोतरी, खाद्यान्नों का अभाव, बेरोजगारी के कारण 1976 में छेड़ा था बच्चों। कहा जाता है कि इसी आंदोलन से निकल के कौन आए थे? लालू यादव। जो लालू यादव आप लोग देखते हैं ना, उल्टा गंजी पहनता है बिहार वाला, ठीक है, इसी आंदोलन से यही आंदोलन से उभर करके सामने आए थे बच्चों 1974 में, ठीक है। देखिए छात्राओं ने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जयप्रकाश तब तक सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। जेपी ने छात्राओं के नियंत्रण एवं इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, ठीक है। जेपी ने जेपी मतलब हो गया यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया
ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किया जा सके। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति के 4 पश्ते: संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन के समय इंदिरा गांधी की तानाशाही को रोकने का इसके लिए भी संगठित किया था बच्चों। तो क्लियर है, बिहार आंदोलन क्या था, किस लिए आंदोलन किया गया था, किसने इसका नेतृत्व किया, जयप्रकाश नारायण भी आपका था। ठीक है ना, वो छात्राओं ने इसका नेतृत्व किया था। ये सब लिखिएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, दलित पैंथर्स क्या था। तो देखिए बच्चों, 7वें दशक के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इसमें अधिकांश शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दलित थे। ठीक है, इसी के संदर्भ में 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण किया। किसने किया? महाराष्ट्र के दलितों ने किया था। दलित पैंथर्स कब किया था? 1972 में किया था बच्चों। उसके बाद देखिए गतिविधियां और इसका उद्देश्य क्या था। देखिए बच्चों, स्वतंत्रता के पश्चात दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के क्षेत्र में उनके साथ हो रहे अन्याय का विरोध कर रहे थे। संविधान में जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई। संविधान में छुआछूत की प्रथा का अंत कर दिया गया। देखिए, छुआछूत की प्रथा संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए आगे इसी में है, परंतु इसके बावजूद दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। अभी भी दलितों का सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में दलित पैंथर्स का उद्देश्य आरक्षण के कानून एवं सामाजिक न्याय की नीतियों का क्रियान्वयन करना था, ताकि दलितों के लिए अधिकारों की रक्षा किया जा सके। बाद में श्री काशीराम के नेतृत्व में दलितों के आंदोलन को बढ़ाया गया तथा इसकी सफलता मिली। ये काशीराम कौन है? बीएसपी वाला, जो आप लोग देखते हैं मायावती है ना, वही बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, वो आपका दलितों का पार्टी कहती है स्वयं को। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताया कि दलित पैंथर्स क्या था, एक संगठन था। ठीक है, दलित युवाओं ने बनाया था, महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने 1972 में बनाया था बच्चों। ठीक है, ये जो दलितों का जैसे आपका एससी कैटेगरी का है, उसका जो उत्पीड़न किया जाता है, उसका जो शोषण किया जाता है, उसको रोकने के लिए, आरक्षण के लिए यह पैंथर्स बनाया गया था, यह संगठन बनाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? काशीराम ने किया था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बच्चों, कि 14 नंबर का प्रश्न आपका, गठबंधन राजनीति क्या है। ठीक है, इसके क्या कारण उत्पन्न होने वाली 4 समस्याओं को बताएं। मतलब गठबंधन राजनीति क्या है, गठबंधन राजनीति के कारण उत्पन्न होने वाली 4 समस्याओं को बताएं। और यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा जाएगा कि गठबंधन सरकार की कमियों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो दोनों में से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, तो गठबंधन का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। अभी झारखंड में जो सरकार चल रही है कांग्रेस, मतलब क्या होता है, अगर कोई चुनाव हुआ, ठीक है, मान के चलते झारखंड में कितना सीट है, मान के क्या 81 सीट है। ठीक है, 81 सीट है विधानसभा का, तो 81 सीट के लिए बहुत ही सारे पार्टियां आपका चुनाव लड़ता है। बीजेपी, आज हो गया आपका, जेएमएम हो गया आपका, जेबीएम था लेकिन अभी जेबीएम नहीं है। ठीक है, जेबीएम हो गया, जेएमएम हो गया। ठीक है, कई पार्टियां आपका है जो चुनाव लड़ता है विजय के लिए। लेकिन क्या होता है, 81 सीटों में बहुमत के लिए कितना चाहिए? आधा से एक अधिक चाहिए। तो आधा से एक 81 का कितना हो गया? 41 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होती, तो कोई किसी को बहुमत नहीं मिलता है, आधा से एक सीट अधिक कोई प्राप्त नहीं कर पाता। तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 2 दल गठबंधन करते हैं सरकार चलाने के लिए। जिस प्रकार से अभी देखिए कांग्रेस और झामुमो और आरजेडी का सरकार है, तो झारखंड में जो आपका जो सरकार है बच्चों, वो क्या है? गठबंधन सरकार। तो 2 से अधिक पार्टियां जो मिलकर के सरकार बनाती है, तो इसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। तो देखिए बच्चों, तो इसकी क्या क्या समस्याएं हैं वो सारा मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, पहले यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुदलीय प्रणाली में जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बहुदलीय मतलब एक से अधिक दलीय प्रणाली में एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कई दल मिलाकर के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को मानकर बहुमत जुटाते हैं। ठीक है, तथा सरकार बनाते हैं। इस प्रकार की बनी सरकार से मिलीजुली या गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब मिलजुल के जो सरकार बनाते हैं तो गठबंधन सरकार इसे कहते हैं। दलों की इस प्रकार दलगत स्वार्थ अनुकूल मिलाने या गठजोड़ करने की प्रक्रिया गठबंधन राजनीति कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए गठबंधन की क्या क्या समस्या है। सो देखिए, पहली समस्या है मिलीजुली गठबंधन सरकार अस्थिर होता है। मतलब कब टूट जाएगा पता नहीं है। अभी झारखंड में देखिए कहा जा रहा है कि आपका जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है वो टूटने वाली है। कब टूट जाएगा इसका कोई आता पता नहीं। सरकार स्थिर नहीं रहती है, 5 साल काम नहीं करता है। कई बार देखिए झारखंड में अभी तक लगभग कितना 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या कारण है 11 मुख्यमंत्री बनने का? चुनाव तो 4 ही बार हुए ना, 20 साल हुए झारखंड बनने हुए, 4 बार चुनाव हुए, लेकिन 11 मुख्यमंत्री बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक दल का बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन वाली सरकार बने आ रही है, इस वजह से अभी तक 11 से 10 से 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं बच्चों।
समझ रहे हो बात को। देखिए वही अस्थिर रहता है, चुनाव की आशंका बनी हुई रहती है, सरकार अस्थिरता के कारण दीर्घकालीन नियोजन में सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है, कोई योजना उतना अच्छा से चल नहीं पाता है। उसके बाद देखिए आगे, कई बार ऐसे गठजोड़ होते हैं जिनमें प्रमुख मुद्दा किसी पार्टी विशेष को सत्ता के बाहर रखना होता है। इसके लिए नीतिगत परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दलों की गठजोड़ करने से में परहेज नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी विचारधारा अलग होते फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं बच्चों। इसके कारण जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। विभिन्न दलों, तीसरा है आपका, विभिन्न दलों के नेताओं को मौका परस्ती तथा सत्ता लोलुपता के भी इस प्रकार के गठजोड़ के मूल कारण होती है। इससे भ्रष्टाचार एवं मनमानी को बढ़ावा मिलता है गठबंधन सरकार से। देखिए चौथा पॉइंट है आपका, कई छोटे तथा क्षेत्रीय दल इस प्रकार के गठबंधन की सरकारों में सम्मिलित होकर नाजायज क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने का दबाव डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बताया और एक 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, 4 नंबर के 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये क्या थी, उसकी क्या क्या समस्या आती है गठबंधन सरकार की, गठबंधन सरकार किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। चलिए 5वां प्रश्न अभी देख लें क्या, 5 नंबर का छोड़िए बच्चों, 5 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न, अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, अभी तुरंत बनाएंगे यही वीडियो। ठीक है, ये वीडियो को काट करके उसका 5 नंबर का प्रश्न अभी तुरंत रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं अभी तुरंत यहाँ पे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे आप लोग वहां से 5 नंबर वाले प्रश्न को देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको मॉडल पेपर के जैसा ही बताया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 2 लिख करके, पॉलिटिकल साइंस सेट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा बच्चों।